और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपने बहुत ही अच्छे से इसमें यूँ कहते हैं कि झंडे गाड़ दिए। तो सर इसके पीछे क्या है? जैसे मैंने तो सर काफी सारे एग्जाम्स दिए, आपने एक ही दिया, तो सर आप इसमें अपना विचार 4 एग्जाम क्वालिफाई किए, जिसमें एमबीपीएससी के 2 एग्जाम, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और नायब तहसीलदार का पद, और यूजीसी नेट भी आपने क्वालिफाई किया है। जी सर। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मैं भी अपनी तैयारी के दौरान केवल एक एग्जाम में फोकस्ड रहा, केवल पीएससी को लेकर, सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर। तो आपने उस सभी 4 के 4 एग्जाम जो सभी डिफरेंट फील्ड के हैं और सभी एक अच्छे लेवल के एग्जाम हैं, तो आपने कैसे उसको मैनेज किया अपनी तैयारी के दौरान? कि एस्पिरेंट को भी, चाहे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को तो ठीक है, एक इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट को ध्यान में रखकर एक प्रॉपर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक डिटेल्ड अगर स्टडी सामने रखेंगे कि किस चीज़ के लिए आपने कौन सा सोर्स यूज किया, आंसर राइटिंग कब की, आपने टेस्ट सीरीज का आपके सिलेक्शन में क्या रोल रहा है, इस चीज़ पर एक मतलब व्यापक आप एक अगर मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे, सभी एस्पिरेंटों के साथ एक चीज़ कॉमन मतलब मैंने देखी कि एक समाज, सोसाइटी के एक प्रेशर होता है, खास करके लड़कियों के लिए तो एक और प्रेशर जुड़ जाता है, शादी का प्रेशर होता है, और जो रिश्तेदार होते हैं ताने मारते हैं कि कलेक्टर बनने गई थी, बन गई कि नहीं बनी, क्या हुआ उसके एग्जाम का, बगल वाला पूछता है कि क्या हुआ। बिल्कुल सर, 2018 में जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, सर का ग्रुप वो पहला ग्रुप था फेसबुक का, जिससे हमें कुछ जानकारी मिलती थी परीक्षा के बारे में, उसका पाठ्यक्रम क्या है, पेपर्स कैसे आते हैं, और कुछ नोट्स मिलते थे, उससे ही हमने तैयारी शुरू की थी। तो बेशक बहुत हेल्प मिली है और काफ़ी लाभान्वित हुए हैं हम। इसके अलावा सर हमने जो साथ में टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू किया था सर, उसमें काम करते हुए मुझे ये समझ में आया कि 16 सेंटर्स में तो हमारा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और बहुत शिद्दत के साथ आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो पहले तो सभी को शुभकामनाएं कि आगामी एग्जाम्स में आप भी सफलता पाएं, जैसे हमारे लगातार टॉपर्स या जो रैंकर्स आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्यूचर में आप लोग भी ऐसे ही मेरे साथ लाइव सेशन में शामिल होंगे। और जैसे कि एक हमारी सीरीज चल रही थी काफ़ी समय से कि जिसमें हम लगातार चयनित अधिकारियों को और अदर एग्जाम्स में चयनित अभ्यर्थी जो हैं उनके साथ एक लगातार सीरीज चल रही थी, जिसमें विभिन्न अनुभव उनके हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। क्योंकि आप अगर एक चीज़ देखोगे कि एक जो एस्पिरेंट होता है उसकी कोई एक विशेष पर्सनालिटी नहीं होती है, सबकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। तो अगर आप लोग अलग अलग लोगों को सुनते हैं ना, तो उससे आप हो सकता है किसी एक विशेष पर्सनालिटी के काफ़ी करीब हो, तो आप अपनी जो एग्ज़ाम की रूपरेखा बनाते हैं या आप कुछ तैयारी ऐसी कर रहे हो जो किसी गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो एक सुनने से आप लोगों को काफ़ी फायदा मिलता है। इसलिए आप अगर देखोगे तो हमने मध्य प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र, चाहे मालवा हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे आपका बुंदेलखंड हो, चाहे ग्वालियर अंचल हो, लगातार हमारी कोशिश है कि अलग अलग क्षेत्रों से स्टूडेंट्स आते हैं और फिर वो एक पहले तो स्टूडेंट बन के आते हैं, अधिकारी तो एक लंबी प्रक्रिया के दौर के बाद बनते हैं। तो उसी क्रम को हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। ज़्यादा समय में नहीं लूँगा क्योंकि पहले भी आप लोग सेशन में देख चुके हैं, हम लोग काफ़ी डिस्कशन इस चीज़ पर कर चुके हैं, तो अपन टू द पॉइंट आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ कि आज हमारे साथ कौन है। तो सबसे पहले तो नंदन जी को आप कई बार देख चुके हो कि मेरे साथ लगातार हमने सेशन किया है, और मध्य प्रदेश में अभी मेंस में उनके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं एमपीपीएससी 2020 में, और वो डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुए हैं। तो हालांकि उनके साथ हमारे एक लंबा डिटेल डिस्कशन आप देखना चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसके वीडियोस पड़े हुए हैं। लेकिन आज हम एक बहुत विशेष पर्सनालिटी के साथ आपके बीच में आए हैं और उनको बोलेंगे आप मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक पर्सनालिटी। अब कहोगे आप ऐसा क्यों? तो हमारे साथ आज प्रज्ञा दुबे जी हैं, और मुझे बड़े बताती हुई खुशी हो रही है कि प्रज्ञा जी के सहयोग से मैंने अपनी शिक्षा क्रांति में उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है। हमारी जो टेस्ट सीरीज रही है, जो मेगा टेस्ट सीरीज जिसको आप जानते हो 16 शहरों में चलती है, तो मेरे साथ वो सहयोगी रही हैं। कई पेपर्स में उन्होंने, जितने उनका पास समय होता था साइड में, उन्होंने मेरा सहयोग किया उस चीज़ में। हालांकि पेपर्स अलग अलग मेंटर के थ्रू आते थे, लेकिन फाइनल जो हम लोग डन करते थे वो हम लोगों के थ्रू होता था। तो प्रज्ञा जी एक तो यहाँ सहयोगी रही हैं। इसके साथ इनकी जो मैंने मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी आपको बताई, मल्टी डायमेंशनल, तो उसका एक सबसे बड़ा रोल है कि उन्होंने एक ही समय पर, एक साल के अंदर ही, अगर आप देखोगे पिछले 4-6 महीने के अंदर, लगातार अलग अलग पाठ्यक्रम वाले एग्जाम निकाले हैं। अलग अलग पाठ्यक्रम या सिलेबस आप अगर बताना चाहूँगे, जैसे इंजीनियरिंग का सिलेबस अलग होता है, फॉरेस्ट सर्विस का सिलेबस अलग होता है, यूजीसी नेट का सिलेबस अलग होता है, और मेन अपनी जो राज्य सेवा परीक्षा है उसका सिलेबस अलग होता है। लेकिन उन्होंने इन सबको एक साथ कैसे निकाला? तो जो हमारा एक आज सेशन का मुख्य उद्देश्य था कि इतने सारे एग्जामों को एक साथ उन्होंने कैसे निकाला, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक एग्जाम की तैयारी में भी आप जानते हो इतना लंबा समय लगता है, लेकिन इतने अलग अलग सिलेबस को एक साथ कैसे किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। हालांकि मेरा रोल यहाँ बड़ा सीमित रहेगा। आज चूंकि नंदन जी हमारे साथ में है, तो मैं उम्मीद करूंगा, हालांकि वो भी एक मतलब धुरंधर हैं अपने फील्ड के, क्योंकि उन्होंने मेंस में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं,
लेकिन आज वो खुद एक पूरा सेशन लीड करेंगे यहाँ पर। खैर मैं तो लगातार आता रहता हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन नंदन जी का एक समय उन्होंने दिया। पहली चीज तो उनका धन्यवाद कि आप इतना कीमती समय निकाल के हमारे साथ शामिल हुए। और प्रज्ञा जी जो एक मतलब एक डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, उनके बारे में इसलिए आपको बताना जरूरी था क्योंकि आगामी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं जो किफायती शिक्षा वाले प्रोग्राम है, उसमें प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। अभी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हम लोग शिक्षा को उस स्तर पर ले जाएं कि वो सबके लिए सभी के बजट में आ जाए। मतलब है ना, जो हम लोग कर सकते हैं अपने संसाधन में, अगर संसाधन बढ़ेंगे तो हम उस स्तर पे ले जाएंगे। जो हमारी संसाधन भी सीमित है तो उस लिहाज से हम लोग काम कर पा रहे हैं, है ना। तो चलिए इस सेशन को मैं आगे नहीं करते हुए, ज़्यादा लंबा टाइम ना लेते हुए, तो मैं सबसे पहले प्रज्ञा जी से पूछूंगा कि पहले अपने बारे में कुछ स्टूडेंट्स को बताएं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन हम और नंदन जी आगे बढ़ाएंगे। तो प्रज्ञा जी कुछ पहले स्टूडेंट्स को बताएं अपने बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रज्ञा दुबे है और अभी MPPSC 2020 की परीक्षा में मैंने नायब तहसीलदार का पद अर्जित किया है। इसके पहले मैंने UGC नेट MPPSC फॉरेस्ट रेंजर में 17th रैंक, इसके अलावा मैंने जूनियर इंजीनियर MP गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भी निकाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इन सब के बारे में सर ने आपको पहले से बता रखा है। इन सब में सर का भी सहयोग मैं मानूंगी क्योंकि उन्होंने अपने मार्गदर्शन के सहायता से हमें मोटिवेटेड रखा और सर से मैं काफ़ी पहले से जुड़ी हुई हूँ। और बस धन्यवाद, आपने काफ़ी अब देखिए मैंने बोला शब्द कहे। पढ़ाई लिखाई वाले जो बात है वो तो आज नंदन जी करेंगे। पहली चीज आपको बता दूं, मेरा रोल तो देखिए मैं VS एजुकेशन से जुड़ा रहा हूं और हालांकि हमारा एक सहयोगी मॉडल रहा है कि मध्य प्रदेश में जो इंस्टीट्यूट हमारे साथ एक किफायती शिक्षा पे काम करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक सहयोगी मॉडल डेवलप किया जो अभी तक मध्य प्रदेश में उसके पहले था ही नहीं। और उससे हम लोग काफी ज्यादा लाभान्वित ऐसे हुए हैं क्योंकि एक साथ सीमित संसाधनों में हमने एक बहुत लंबी रीच क्रिएट की है मध्य प्रदेश में। वो अकेले संभव नहीं था। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं जितने इंस्टीट्यूट मेरे साथ सहयोगी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं VS एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, पहले क्वेश्चन वही लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और आज मानिए बहुत डायनेमिक जैसी उनकी पर्सनालिटी, तो हमारा भी बहुत डायनेमिक सेशन होने वाला है। इतने अलग अलग चीजों पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जो आपको पक्के तौर पे बहुत फायदेमंद होने वाला है अगर आप पूरा सेशन देखते हो हमारा। तो सबसे पहले मैं प्रज्ञा जी से अपना मेरा रोल में अपना कंप्लीट कर लूँ, फिर नंदन जी ही लंबा इसको लीड करेंगे। कि पहले आप ये बताइए कि जैसे VS एजुकेशन जो हम लोग चलाते हैं किफायती शिक्षा प्रोग्राम, तो वो ये कि कैसे आप लाभान्वित हो रहे हैं या कैसे आप इससे प्रभावित हैं और आप किस मतलब ये कैसा मानते हैं कि अगर आगामी मतलब क्या सुझाव है, आप ये बोलिए क्या सुझाव है कि हम फ्यूचर में और कैसे में एड ऑन करें कि जिसको इस क्रांति को और गति मिल सके। हालांकि अभी भी काफी स्तर पे हम लोगों ने काम किया है, तो आप अपने थोड़ा विचार बताइए कैसे आप लाभान्वित हुए या कैसे इससे आप प्रभावित हैं। तो आप 2 मिनट इस पे आप विचार जी सर, बिल्कुल सर। 2018 में जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, सर का ग्रुप वो पहला ग्रुप था फेसबुक का जिससे हमें कुछ जानकारी मिलती थी परीक्षा के बारे में, उसका पाठ्यक्रम क्या है, पेपर्स कैसे आते हैं और कुछ नोट्स मिलते थे, उससे ही हमने तैयारी शुरू की थी। तो बेशक बहुत हेल्प मिली है और काफ़ी लाभान्वित हुए हैं हम। इसके अलावा सर हमने जो साथ में टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू किया था सर उसमें काम करते हुए मुझे ये समझ में आया कि 16 सेंटर्स में तो हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है, उसको और एक्सपैंड किया जाए, 35 डिस्ट्रिक्ट्स तक ले जाने का प्लान है हमारा सर। इसके अलावा सर जो फॉरेस्ट सर्विस का हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं सर, वैसा हम और भी फील्ड्स में कर सकते हैं जिससे कि एक शिक्षा क्रांति की बात जो हम सभी चाहते हैं कि ऐसा हो और PSC के फील्ड में भी वो चीज़ आए सर, उसकी तरफ हमें प्रयास और तेज़ी से करना चाहिए। चलिए, तो अब मैं चाह रहा हूं कि अब नंदन जी इस पूरे सेशन को आगे बढ़ाएं। प्रज्ञा जी तो खैर अब डायरेक्ट सहयोगी ही हमारे प्रोग्राम्स में है, तो इतना डिस्कशन करने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं, क्योंकि अगर नहीं होती तो हम उनसे ज़्यादा कुछ इस पर डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी वो काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं। चलिए, मैं नंदन जी से निवेदन करूँगा कि वो इस सेशन को पढ़ाई वाले मुद्दे पर अपन आ जाते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रज्ञा जी, जैसा कि सर ने अभी बताया कि आपने एक साथ लगभग 1 साल के अंदर लगभग 4 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, जिसमें MPPSC के 2 एग्ज़ाम, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और नायब तहसीलदार का पद, और UGC नेट भी आपने क्वालिफाई किया है। जी सर। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मैं भी अपनी तैयारी के दौरान केवल एक एग्ज़ाम में फोकस्ड रहा, केवल PSC को लेकर, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को लेकर। तो आपने उस सभी 4 के 4 एग्ज़ाम जो सभी डिफरेंट फील्ड के हैं और सभी एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम हैं, तो आपने कैसे उसको मैनेज किया अपनी तैयारी के दौरान, इस पर आप बताएं थोड़ा स्टूडेंट्स को।
सर शुरुआती जो प्रिपरेशन का दौर होता है उसमें हमने भी एक ही एग्जाम में फोकस किया था सर। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है, समाज का, परिवार का और खुद का भी, कि हम अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सर वो लास्ट ईयर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मुझे लग रहा था शायद मैं अब नहीं करूंगी तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो सर उस समय मुझे जो भी एग्जाम दिख रहा था जिसमें भी मैं अपीयर हो सकती थी, मैंने वो सारे क्रैक करने की कोशिश की। और सर वो आप फ्रस्ट्रेशन बोल लें या कुछ पाने की चाहत बोल लें, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एग्जाम्स निकलते गए। जहाँ तक रही बात टाइम मैनेजमेंट की, सर एक टाइम पर एक ही एग्जाम पास में था तो इसलिए वो फोकस हो गया और मैंने 1.5-2 महीने एक एग्जाम की कंसंट्रेटेड तैयारी की है। और डेफिनेटली इसमें घर के माहौल का भी काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि सर मैंने जितनी भी तैयारी की है अपने घर में रहकर, अपने रूम पे रह करके पढ़ा है। और मैं बिल्कुल बोलूँगी कि लड़कियों के साथ तरह तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे, जैसे कहते हैं ना, आप एक पानी का ग्लास भी मत उठाओ, हम करेंगे, तो वो उन्होंने हेल्प की और उसकी वजह से मैं पूरा टाइम दे पाई। तो टाइम मैनेजमेंट में घर वालों का काफ़ी बड़ा रोल है। जैसे कि आपने बताया कि आपने 4 एग्ज़ाम को अलग अलग टाइम पे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसको आपने एक समय पर एक ही एग्ज़ाम हो रहा था तो मैनेज किया। तो हम स्टूडेंट्स के लाइफ में एक सामान्य सी दुविधा रहती है कि क्या प्लान बी व्यक्ति को रखना चाहिए कि प्लान बी नहीं रहना चाहिए, और प्लान बी अगर रहना चाहिए तो कब रहना चाहिए? कौन सी ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति को प्लान बी की तरफ सोचना चाहिए? स्टूडेंट अपनी शुरुआती तैयारी के दौरान ही प्लान बी को साथ में रखे या कि बाद में? तो आप कुछ बताइए, चूंकि आप 4 एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं इस पर कुछ। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती जो 2-3 साल होते हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने में और नोट्स बनाने में, इसके अलावा सब्जेक्ट की समझ में ही चले जाते हैं। तो उस वक्त तो बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा सर। अगर बाद में रखा जाए तो बेहतर है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करके आ रहे हैं तो उनके लिए तो बैकअप प्लान तैयार होता है। तो ये एक तरह का सब्जेक्टिव विषय है, सब्जेक्टिव ओपिनियन है। कोई भी बच्चा है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है और उसके बाद भी अगर उसे सफलता नहीं मिल रही, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ताकि आपके पास एक कुशन हो जिसमें आप फॉल भी करें तो आप निराश ना हो बहुत ज्यादा। आपका कहने का मतलब है कि शुरुआत में तैयारी के दौरान बिल्कुल एक जो आपने गोल सेट किया है बिल्कुल उसकी तरफ फोकस्ड रहें, फुल फोकस्ड रहें। बिल्कुल। और जब से मैंने बहुत सारे अभी इंटरव्यूज दिए तो मुझे कई सारे क्वेश्चंस आए सामने। एक एमपीपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जाम है, उसमें इंग्लिश मीडियम को लेकर एक सामान्य समस्या मतलब देखने को मिली। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंग्लिश मीडियम को एमपीपीएससी में प्रॉपर मटेरियल खास करके मध्य प्रदेश को लेकर नहीं मिल पाता। तो उस पर कि इंग्लिश मीडियम का व्यक्ति हिंदी को आपने कैसे मैनेज किया कि एक हिंदी का एग्जाम होता है जो हमको हिंदी में लिखना रहता है और एक एग्जाम ऐसे का होता है जिसको हमको हिंदी में अटेम्प्ट करना होता है। तो आप एक इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट को भी, चाहे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को तो ठीक है, एक इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट को ध्यान में रखकर एक प्रॉपर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक डिटेल्ड अगर स्टडी सामने रखेंगे कि किस चीज़ के लिए आपने कौन सा सोर्स यूज किया, आंसर राइटिंग कब की, आपने टेस्ट सीरीज का आपके सिलेक्शन में क्या रोल रहा है, इस चीज़ पर एक मतलब व्यापक आप एक अगर मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे तो मध्य प्रदेश के इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वास्तविक रूप में ज़्यादा मदद मिल पाएगी। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ सर। सबसे पहले प्रीलिम्स को ले लें अगर, बिल्कुल, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रिपरेशन कभी भी प्रीलिम्स टू मेंस नहीं होनी चाहिए, मेंस टू प्रीलिम्स होनी चाहिए। तो सर अगर हम मेंस से शुरू करें तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, इंग्लिश में कम अवेलेबल है। तो सर बेस्ट सोर्स है कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएं, उससे आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी, आपके पास हमेशा एक नोट्स अवेलेबल होंगे और आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा कि आज इसके नोट्स रिलीज हुए, कल उसके नोट्स रिलीज हुए। सर इसके अलावा मुझे लगता है कि आप अगर नोट्स बनाएं तो बेहतर है कि अगर आप उन्हें रिंग बाइंडर फाइल में बनाएं, जो कि मैंने भी बनाए थे, तो उससे आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। साथ में सर इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है नोट्स बनाने में। उसमें हमें जो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट है खासतौर से सिलेबस में, उसमें हेल्प मिलती है। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जिसमें करीबन 1 से 1.5 साल का समय लगता है सर, क्योंकि वो 2-4 महीने की बात नहीं है बिल्कुल भी। और अगर हम ये सोचे कि हम प्रीलिम्स निकाल करके और फिर मेंस की तैयारी करेंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाता है सर, फिर आप अपना चांसेस डिक्रीज कर रहे हैं। तो सर मुझे लगता है कि एक बार आप मेंस की एक्सटेंसिव तैयारी कर लें
बिल्कुल नोट्स अपने प्रिपेयर कर लें, जब नोट्स प्रिपेयर हो जाएं तो उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें, बिल्कुल और उसके बाद आपका जब प्रीलिम्स आने वाला हो उसके 2 महीने पहले आप प्रीलिम्स की तरफ मूव करें। फिर बिल्कुल। एक सर टेस्ट सीरीज का रोल आता है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का। बिल्कुल टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, डेफिनेटली ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सर की टेस्ट सीरीज काफ़ी किफ़ायती रेट्स में उपलब्ध है, ऐसी और भी टेस्ट सीरीज हैं, चाहे जो भी करें पर टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंस बिल्कुल। रखती है, उस पर तो बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता बिल्कुल। सर। इसके अलावा मेंस का जब टाइम आता है, बीच में 3-4 महीने का समय मिलता है, बिल्कुल। उस 3-4 महीने में चूंकि आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट है तो अब आपका टेस्ट सीरीज का टाइम आ रहा है। बिल्कुल। अब आप टेस्ट सीरीज प्रॉपर दें, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है स्टार्टिंग का ही, बिल्कुल। तो फिर आप लिखेंगे क्या वहाँ पर। बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस सर इतनी है कि मुझे नहीं लगता सर कि अगर मैं क्वालिफाइड हूँ तो वो बिना टेस्ट सीरीज के बिल्कुल। पॉसिबल हो पाता है। बिल्कुल। क्योंकि सर टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं दी जाती कि उसमें हमें मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, आज हमने जो मार्क्स अचीव किए हैं उससे हम अगली टेस्ट में 10 नंबर ज़्यादा ला लेंगे। बिल्कुल। इसलिए मिलता है सर क्योंकि वो 2 चीज़ें बेसिकली देता है, एक तो डर भगाता है जो बिल्कुल। हमारा राइटिंग को लेकर के रहता है, और बिल्कुल। सर दूसरा टाइम मैनेजमेंट देता है, बिल्कुल। क्योंकि हम एक कंस्ट्रेंट टाइम में बैठकर लिख रहे होते हैं। बिल्कुल। और सर घर में जब हम वो चीज़ करते हैं तो उसमें हम लिख तो रहे होते हैं पर हम फिर थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा देख और लेते हैं। थोड़ा सर्च कर लेते हैं, फिर अच्छे से लिखते हैं। बिल्कुल। और वो अच्छे से नहीं होता सर, कभी भी अच्छे से तो कभी नहीं होता, कोई भी बस चीज़- लिखना है। यहाँ पर एक चीज मुझे ध्यान आती है कि आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। नहीं सर, नहीं। अगर आप जिस दिन परफेक्ट हो गए तो उस दिन आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है कि आप परफेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो लर्निंग आप बताना चाह रहे हैं कि आप डेली टू डेली आप लर्न करते जाइए हाँ। और अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते जी, जाइए। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर उसमें टेस्ट सीरीज की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और मुझे लगता है मेंस के पहले हर बच्चे को टेस्ट सीरीज, उससे राइटिंग इंप्रूवमेंट भी होता है। जो बिल्कुल। आपने एक पॉइंट उठाया, हिंदी बिल्कुल। का जो सब्जेक्ट बिल्कुल। है वो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम करता है, बिल्कुल। तो अगर वो टेस्ट सीरीज देते हैं ऐसे और हिंदी की तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। साथ में अगर आप कोई भी एडिटोरियल एक बार पढ़ें तो उससे आपके विचार भी डेवलप होते हैं, और उसको लिखने की कोशिश करें अपनी बिल्कुल। भाषा में, तो उससे भी अगर आप डेली ये चीज़ कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपकी हिंदी कमज़ोर है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। और ऐसे के लिए कैसे मैनेज, क्योंकि मेरे 3-4 दोस्त जो साथ में हम लोगों ने मेंस लिखा, तो एक कॉमन समस्या निकल के आई कि हिंदी मीडियम का व्यक्ति तो ऐसे जो 1000 शब्द वाला ऐसे आता है उस पर वो उसकी पकड़ अच्छी रहती है और वो मतलब स्पीड में लिख जाता है ऐसे। लेकिन जब मेरी बात होती है अपने फ्रेंड्स से तो बहुत सारे लोग 6 पेज 7 पेज में जाके मतलब ऐसे को पूरा फिर मतलब 1000 शब्द लिखते भी नहीं है। समस्या आती, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, बोले कि शब्द नहीं आते हमारे पास, कि इंग्लिश में जब इंग्लिश मीडियम है तो उनके पास शब्द नहीं आते कि क्या शब्द लिखा जाए, तो ऐसे में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो आपने कैसे इसको टैकल किया और क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है इस विषय पर? सर जैसे कि मैंने बताया, शब्द नहीं आने का कारण ये है कि सर हम फेमिलियर ही नहीं है उस तरह के कंटेंट से। तो अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो हमें शब्द मिलेंगे, हम मैगजीन्स पढ़ें हिंदी की तो उससे शब्द मिलेंगे, हिंदी के लेक्चर्स देखें काफ़ी सारे यूट्यूब में अवेलेबल होते हैं हिंदी भाषा में, उससे शब्द मिलेंगे। इसके अलावा सर प्रैक्टिस करने के लिए आप वो कॉपी खरीद लें जो प्रिंटेड फॉर्मेट में आती है, जिस तरह से हमारी मेंस की कॉपी होती है, और उसमें लिखने का प्रयास करें। सर उसमें बीच बीच में एसेज में आपको डेटा डालना पड़ता है, कोट्स डालने पड़ते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न डालने पड़ते हैं जो उत्सुक कर दें जांचने वाले को। सर ये सब तभी होगा जब आपको सामाजिक आर्थिक विषयों की अच्छी समझ है। तो सबसे पहले तो समझ डेवलप करें, और जो जहाँ तक रही शब्दकोश डेवलप करने के बाद, तो वो न्यूज़पेपर और जो चैनल्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स होते हैं कुछ हिंदी में जो हैं खासतौर से, उनसे आ जाते हैं। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि मध्य प्रदेश का जो सोर्स है मध्य प्रदेश पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम में, तो एक इफेक्टिव मटेरियल जैसे हिंदी में कई सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए आप कोई सोर्स, जैसे मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इंग्लिश मीडियम के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा सोर्स हम यूज़ करें, क्योंकि गलतियाँ बहुत मध्य प्रदेश में रहती हैं, जैसे कोई बुक्स आप पढ़ते हैं उसमें गलतियाँ रहती हैं, तो आपने कौन सा यूज़ किया था और कौन सा आपको बेटर लगता है मध्य प्रदेश पढ़ने के लिए, स्पेशल मध्य प्रदेश? और दूसरी चीज़, एक जैसे प्रीलिम्स का जो आज का लेवल आ रहा है आजकल का, वो काफ़ी कट ऑफ हाई जा रहा है। जैसे अभी जो कट ऑफ आया, आप कंटिन्यू 3 साल के कट ऑफ देखिए, काफ़ी हाई जा रहा है। अभी 98 पे 80 क्वेश्चन का कट ऑफ जाना अपने आप में एक चैलेंजिंग है, मतलब उसको क्लियर करना। तो इस हाई कट ऑफ को बच्चा कैसे क्लियर करे और एक सेफ स्कोर पर पहुंच पाए?
तो इस विषय में अगर आप कुछ बताना चाहें तो वो सही रहेगा। सर हिंदी हो या इंग्लिश, सर एमपी के लिए मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि मैग्रॉहिल की बुक आती है एमपी की, वो अच्छी बुक है, इंग्लिश में आती है सर। टीएमएस की? जी सर, इंग्लिश में आती है सर, वो अच्छी बुक है। इसके अलावा सर काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं। और एक एमपीपीएससी के स्टूडेंट होने के नाते आपको दोनों भाषा में अच्छा होना है, तो सबसे बेहतर बात ये है कि अगर आपको मटेरियल अच्छा हिंदी में मिल रहा है तो आप हिंदी में पढ़ने का प्रयास करिए। और सर दूसरा रहा प्रीलिम्स का कट ऑफ है सर, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है, पर सर जितना व्यापक सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, सारे फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो लोगों का एक अवेयरनेस लेवल आज से 3 साल पहले और अभी से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बढ़ा है। पर मुझे ऐसा लगता है सर, अगर आप एक मेंस की एक्सटेंसिव तैयारी कर लेते हैं तो सर आपको प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे और वो डेफिनेटली क्लियर होगा 100%। अगर आपका मेंस बहुत अच्छा है तो प्रीलिम्स क्लियर होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वही बात है कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने रामायण पढ़ ली है तो बीच का सुंदरकांड ऑलरेडी उस पर कवरेज है, बस थोड़ा ब्रशअप करने की जरूरत रहती है। हाँ, करंट अफेयर्स वगैरह आपको ज़्यादा पढ़ना है। कुछ मतलब सर करंट अफेयर्स के लिए एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ क्लास में हमेशा कि आप करंट अफेयर्स के डेली नोट्स बनाइए, या तो आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय की कमी है, तो आप मंथली ज़रूर आप नोट्स बनाइए स्वयं के। बिल्कुल। आप अगर मैगजीन के भरोसे रहेंगे तो आप बहुत कुछ पढ़ जाएंगे, उतनी आपको जरूरत नहीं, आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। तो सर मुझे लगता है करंट अफेयर्स के नोट से आपको एक सोशियो इकोनॉमिक एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, आप अवेयर भी रहते हैं, ओपिनियंस भी बनते हैं। तो करंट अफेयर्स काफी एक क्रुशियल रोल प्ले करता है, और वो सिर्फ एग्जाम के पहले नहीं, साल भर करना है। बिल्कुल। जैसा कि आप अपनी मतलब एज ए टीचर आप पेपर 3 मतलब पढ़ाती हैं आप जी। और आज के एमपीपीएससी की एग्जाम में पेपर 3 का एक मतलब बवंडर तूफान सा आ गया है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा अगर परेशानी होती है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, और उसका लेवल जो आज 2 साल से जो आ रहा है वो काफ़ी टफ हो गया है। तो इस नए एस्पिरेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर भी हो सकता है अगर आपकी इसमें पकड़ अच्छी है तो, और अगर आप इसको थोड़ा हल्के में लेते हैं तो आप क्वालिफाइंग ही नहीं कर पाएंगे, तो वो आप फेल कर जाएंगे एग्जाम को। इसको कैसे मैनेज करना चाहिए आज के स्टूडेंट को, उस विषय में कुछ आप प्रकाश डालें तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी इस मुद्दे पर। सर जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं खासतौर से उनको ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, बायोलॉजी है, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो सर उसमें और पेपर काफ़ी टेक्निकल है। अगर आप एनवायरनमेंट और एनर्जी भी लिखें तो उसमें भी डेटा लिखना है सर, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आप उन पार्ट्स में फोकस करें, हमेशा आपदा में अवसर वाली बात है सर, उन पार्ट्स में फोकस करें जिसमें आपको ऐसा लगता है आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैथ्स फुल स्कोर मिलता है सर, बहुत सेफ है। इसके अलावा एनर्जी, एनवायरनमेंट, जियोलॉजी इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा सर जो टेक्नोलॉजी भी है, कंप्यूटर है, उसमें भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट हो सकता है, जैसे VSCPR का क्वेश्चन आ गया था सर, वो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनमें हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और उनमें ज़्यादा टाइम देना है। अगर टाइम की कमी भी है तो 7-8 यूनिट्स ऐसी हैं जो आप कवर कर सकते हैं। और सर ये हर पेपर के साथ है, हिस्ट्री के साथ भी है, एथिक्स के साथ भी है। कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो रिलेटिवली डिफिकल्ट होते हैं, तो सर उनको छोड़कर हमें 80-20 का नियम होता है सर। 80% हम कवर कर सकते हैं और हमारे बस में होता है। 20% हमको करना भी नहीं चाहिए ट्राई बहुत ज्यादा, उसमें एक बेसिक लेवल पर ले जाकर छोड़ दें। बिल्कुल, मतलब अगर आप मैथ्स में पकड़ मजबूत रखते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी यूनिटों पर आप अपनी पकड़ खूब मजबूत रखते हैं और उस पर 100% की एक्यूरेसी मेंटेन रखते हैं, तो आप पेपर 3 में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स के लिए एक सबसे शानदार बात होती है मैथ्स में कि आपको 30 में 30 मतलब मिलते हैं। ये अल्टीमेट 2 यूनिट के बराबर मार्क्स मतलब देता है मैथ्स। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो किसी से भी नहीं आते। अगर कोई व्यक्ति है जिसके मार्क्स आते भी हैं तो वो दूसरे पेपरों में कहीं ना कहीं लैग करेगा, क्योंकि हम 11th-12th का इतना मतलब वास्ट सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं। और ये एग्जाम जो है तो मेरे हिसाब से एक जनरल अप्रोच के एग्जाम है। आप सब चीजों में जनरलाइज्ड आप पढ़ें, स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। सर पीएचडी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपनी क्लास में शपथ दिलवाती हूँ कि पीएचडी कोई नहीं करेगा, सबके सब शपथ लो। और सर अगर पेपर टफ है तो सबके लिए है ना सर, सर कट ऑफ डाउन हो जाएगा उसमें, और यही हुआ है इस बार 2020। हाँ, इस बार तो काफी कट ऑफ डाउन हुई है। जहाँ पहले लास्ट पोस्ट मिलती थी वहाँ पर इस बार डीसी की पोस्ट मतलब मिली है। लगभग
70 to 80 नंबर का कट ऑफ डाउन हुआ है मेंस में, और उसमें पेपर थर्ड का तो अहम रोल रहा ही बहुत होगा, रोल रहा बहुत है। ज्यादा रोल रहा तो है। वही सर, ये चिंता का विषय नहीं, जो बन रहा है सबसे वो गलत नहीं होना। बिल्कुल, एक अच्छे स्टूडेंट जो सिलेक्ट स्टूडेंट होते हैं और एक जो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा योग्यता का अंतर नहीं होता है। मेरे हिसाब से अंतर होता है एक सिलेक्टेड स्टूडेंट जो चीज़ उससे आती है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, वो चीज़ दिखा देता है कि ये चीज़ मुझसे आती है और उसको और बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करता है। और जो लिस्ट के बाहर एस्पिरेंट होता है वो प्रयास करता है कि मैं इसको भी अटेम्प्ट कर दूँ, इसको भी अटेम्प्ट कर दूँ, तो जो क्वालिटी जानी चाहिए किसी आंसर में वो क्वालिटी नहीं जा पाती है। तो एक ये मतलब आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे जब हमारी एग्ज़ाम मैंने भी इस एग्ज़ाम को लिखा, 2020 के जब एग्ज़ाम हो रही थी वो दौर कोविड का था। जी सर जी। और वाकई में एक मतलब पूरे देश के लिए तो डरावना था, लेकिन एक एस्पिरेंट की लाइफ में तो हर चीज़ मतलब बिल्कुल प्रभावित हुई थी। उस डिमोटिवेटिंग क्षण को आपने कैसे मैनेज किया? और तैयारी के दौरान आने वाले बीच बीच में जो डिमोटिवेशंस होते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एक जो एस्पिरेंट होता है उसकी जब सुबह होती है तो मोटिवेशन से स्टार्ट करता है, लेकिन रात को जब वो सोने जाता है तो उसको सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं और डिमोटिवेशन आना एक स्वाभाविक होता है। तो उस चीज़ को कोविड की सिचुएशन और डिमोटिवेशन जो चीज़ फैक्टर है एक स्टूडेंट की लाइफ में आता ही है, एक सामान्य प्रक्रिया है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया दोनों को, वो उस पर आप थोड़ा सा कुछ बताएं। तो सर, जब 2019 का मेंस था तो उसी बिल्कुल। समय मेरे माताजी पिताजी को कोविड हो गया था। पेपर बिल्कुल। थर्ड की ही रात को मुझे ऐसा पता चला था बिल्कुल। और दूसरे दिन उन्हें एडमिट होना पड़ा था। बिल्कुल। तो सर वो एक काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम होता है, पर सर मुझे ऐसा लगता है परीक्षा हर चीज़ की परीक्षा होती है, बिल्कुल। अपने धैर्य की परीक्षा होती है बिल्कुल। सर, आप किस मेटल के बने हैं उसकी भी होती है। बिल्कुल। तो सर उस सिचुएशन में जब आपके माँ बाप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप बिल्कुल। तैयारी कर पा रहे हो, रात भर उठकर पढ़ पा रहे हो, दूसरे दिन आपको एग्जाम देना है, बिल्कुल। उससे सर मजबूती आती है। बिल्कुल। तो आप कोविड का टाइम भयानक था, बिल्कुल था सर, सबके लिए था। बिल्कुल। पर सर ये एक ऐसा अवसर भी था जिसमें हम घरों पे रह करके और पढ़ाई कर सकते थे कंसंट्रेटेड, क्योंकि कोई भी अपकमिंग एग्जाम नहीं था सर। बिल्कुल। और मुझे लगता है वो टाइम यूटिलाइजेशन का टाइम हो सकता था। बिल्कुल। जिन लोगों के लिए पॉसिबल था, ऑफ कोर्स जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ी बिल्कुल। प्रॉब्लम है सर। इसके अलावा सर अगर जनरली देखा जाए तो भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन इस जर्नी में है, बिल्कुल। और हर दूसरे तीसरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल। अब नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। मुझसे, या मैं बहुत पीछे हूँ, अभी तो बिल्कुल। पहाड़ जैसा सिलेबस बिल्कुल। बचा हुआ बिल्कुल। है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक एक कदम रोज बढ़ाते बढ़ते हैं। जाएं तो सर बस हो जाएगा। वही बात चिड़िया की घोंसले की होती है जी बिल्कुल, वही कि बात। घोंसला बनने के बाद तो बहुत मतलब बेहतर दिखता है, लेकिन जब चिड़िया बनाती है तो एक एक पत्ता मतलब लेके एक एक तिनका तिनका बहुत मतलब जोड़ मेहनत के अपना करती घोंसला बनाती है, और फिर मतलब घोंसला बन के तैयार होता है तो वो बढ़िया हमको दिखता है। ऐसे मकड़ी का एक जाला होता है, उसको बनाने में अथक प्रयास करना पड़ता है उसको। तो सर मुझे एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि आप अपने पास कुछ ऐसे लोग रखें जो आपको जब आप भी डाउन हो, जैसे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं जो बच्चे बिल्कुल। बाहर रहते हैं, या कुछ गुरुजन हैं जो आपको बिल्कुल। मोटिवेट कर सकें, कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर रखें अपने आसपास। और प्लीज़ पूरा दिन पढ़ें ना, बिल्कुल। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ यहीं तक नहीं है, आपको इंटरव्यू भी देना है। बिल्कुल। तो आप एक कोशिश करें एक आउट गोइंग पर्सनैलिटी हो, एटलीस्ट वीक का एक दिन ऐसा होना बिल्कुल। चाहिए जिसमें आप बाहर जाएं, बिल्कुल। कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करें, मूवीज़ देखें, एंजॉय करें। बिल्कुल। और सर जितना आप प्रोसेस को एंजॉय करेंगे ना, उतना आपको बर्डन कम लगेगा, बिल्कुल। आप डिप्रेशन में कम जाएंगे। और ये पूरा एग्ज़ाम एक चैलेंज है, उसको चैलेंज की तरह तो लेना ही है, पर उसको एक अच्छी जर्नी की तरह भी बिल्कुल। लेना है, ताकि हम पलट कर ये ना सोचे कि ये निराशा भरा ही एक बिल्कुल। टाइम था। तो सर एंजॉय करना चाहिए साथ साथ में पढ़ाई के। बिल्कुल। जैसा कि आज सभी एस्पिरेंटों के साथ एक चीज़ कॉमन मतलब मैंने देखी कि एक समाज सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, खास करके लड़कियों के लिए तो एक और प्रेशर जुड़ जाता है, शादी का प्रेशर होता है। और जो रिश्तेदार होते हैं ताने मारते हैं कि कलेक्टर बनने गई थी, बन गई कि नहीं बनी, क्या हुआ उसके एग्ज़ाम का। बगल वाला पूछता है कि क्या हुआ वो लड़की का, अभी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस चीज़ों का क्या आपको भी सामना करना पड़ा? अगर करना पड़ा तो आपने इसको कैसे दूर किया? सर मुझे लगता है कि ये हर लड़की को सामना करना बिल्कुल। पड़ता है इस चीज़ का, और स्पेशली अगर आपकी एज बढ़ रही है बिल्कुल। और आप अभी भी अनमैरिड हैं, तो बिल्कुल। इस चीज़ का प्रेशर हमेशा रहेगा कि आपको शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। बिल्कुल। पर मुझे लगता है सर वो एक आसान रास्ता है, और लड़कियों के ऊपर एक सामाजिक दायित्व होता है बिल्कुल। कि अगर वो पढ़ लिख लेती हैं तो उन्हें देख करके 5-6 लड़कियां और आती हैं बाहर बिल्कुल। और कोशिश करती हैं।
बिल्कुल तो सर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि मैंने जो भी कहा कि मुझे सर रुकना है, अभी कुछ दिन और बिल्कुल। रुकना है, 1 साल और रुकना है, उन्होंने सहयोग दिया। बिल्कुल। पर अगर कोई सहयोग ना भी दे तो बिल्कुल। आप अपने आप को सहयोग दें, बिल्कुल। आप अपने मन से बोलें कि बिल्कुल। नहीं करना है अभी, जब तक मैं अपना लक्ष्य नहीं पालूंगी, वो किसी भी फील्ड में हो, बिल्कुल। पर उसके बाद ही मैं अपने नेक्स्ट पड़ाव में जाऊंगी। बिल्कुल। और अगर आप महिला हैं तो ये और जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा कहा भी जाता है कि सर कि अगर लड़का पढ़ता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, और अगर लड़की को आप एजुकेशन देते हैं तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। और उसकी पूरी पीढ़ी, जो कि किसी भी बच्चे की पहली शिक्षक माँ होती है, अगर माँ को एजुकेशन देते हैं तो बच्चा अपने आप एक एजुकेशन में बहुत अच्छा करने का होता था। तो सर इंडिया को एज अ कंट्री भी सपोर्ट मिलना चाहिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का बहुत कम है सर, बहुत ज्यादा कम है, तो महिलाओं को आगे आना चाहिए सर हर फील्ड में। तो आप ये बताइए कि अभी तो आपके एग्जाम में आपने 4 एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, अब आपको रुकना कहाँ है? अभी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रही हैं अभी मतलब आपका फाइनली गोल क्या है कि आपको कहाँ पर, आप अपने आप को कहाँ पर देखती हैं इस एग्जाम में? सर राज्य सेवा परीक्षा का जो भी उच्चतम पद है, बस उसी का सपना है सर मेरा। सीधा मतलब एसडीएम बनना चाहती हैं मैडम कि डिप्टी कलेक्टर का पद? और मेरी बेस्ट विशेष है कि आप जरूर बनेंगी, क्योंकि आपकी लगन एक और मल्टी डायमेंशनल जो पर्सनालिटी है वो उस चीज़ का सूचक है कि आप बनेंगी। एक चीज़ जो फाइनल में रह गई है वो चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जैसे अभी 2020 का रिजल्ट आया राज्य सेवा परीक्षा का, उसमें 214 लोगों का सिलेक्शन हुआ। जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, पहले तो आप उनके बारे में कुछ बताइए कि उनको डिमोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा, एक फेलियर का ये रहता है कि ये फेल हो गया, और उस दौरान उसके साथ कोई नहीं होता है। जैसे मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि संघर्ष में आप अकेले होते हैं, सफलता में तो सब साथ आते हैं। तो आप उनके लिए कुछ बोले, फिर फाइनल सबमिट करूँगा कि जो नए एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, और क्या करें कि वो मतलब एक कंटिन्यू एफर्ट करें कि वो अपनी सक्सेस को जल्द से जल्द प्राप्त करें। सर सबसे पहले जो सफल नहीं हुए उन्हें निराश नहीं होना है। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, मुझे भी पता है सर, मैं भी कई बार असफल हुई हूँ। पर सर अब जब आप असफल होते हैं ना, तो सफलता बस थोड़ी ही दूर होती है। तो सर अगर हम थोड़ा और चलें तो हम सफलता पा लेंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो 100% आपको सफलता कभी ना कभी तो मिलेगी, और जल्द मिलेगी। सर इसके अलावा जिन्होंने मतलब अभी उन्हें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, अगर इस पे हम देखें तो सर मुझे लगता है आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके अगर नोट्स अभी तक कंप्लीट नहीं है तो आप उन्हें कंप्लीट करें, और एक बार सिलेबस को थॉरो आप 100% कंप्लीट करें, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बात पे कि सफलता आपको मिलेगी। बिल्कुल जी। और नए एस्पिरेंट्स के लिए कुछ विचार कि उनको किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, कि जो गलती करते हैं, और मैं एक चीज़ हमेशा देखता हूँ कि व्यक्ति मेंस के विशियस साइकिल में कि हम 3 मेंस लिखे, 4 मेंस लिखे, 5 मेंस लिखे, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है वो। तो एक विशियस साइकिल में कोई नया एस्पिरेंट ना फंसे, उसके लिए क्या ऐसी रणनीति अपनाएं कि वो विशियस साइकिल को तोड़ सके? जैसे गरीबी का दुष्चक्र होता है, वैसे एक पीएससी का दुष्चक्र भी होता है कि वो उस दुष्चक्र में फंसता जाता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि उस दुष्चक्र से व्यक्ति बाहर निकल पाए, वो दुष्चक्र में ना फंसे? तो उस पर आप कुछ प्रकाश डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर मेंस जो रुकता है वो सर मुख्यतः 2 ही कारणों से रुकता है। या तो आपको सब्जेक्ट सारे कवर नहीं है, आपके सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आपने तैयार कर लिए, पॉलिटी, पर जो और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सर अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पे काफी टाइम देते हैं, जबकि वाटर मैनेजमेंट और जो टेक्निक्स इन ज्योग्राफी है उसमें कम देते हैं। पर सर इक्वल स्कोर है सबका, 30 मार्क्स पर यूनिट है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट जैसे हिंदी, ऐसे, इसके अलावा एथिक्स, पेपर थर्ड, इन पे ज्यादा फोकस करें आप बजाय कोर सब्जेक्ट्स। और सिलेबस काफी डायनामिक है, वाइब्रेंट है और बिखरा हुआ है। तो अगर आपके नोट्स प्रॉपर हैं और सिलेबस कवर्ड है तो मुझे लगता है कि निकलेगा सर। इस बार, पिछली बार नहीं निकला तो इस बार। सर आपने मुझसे पूछा, सर मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सर आप बताएं, आपके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है मेंस में, तो कैसे आपने मेंस पे इतना अच्छा स्कोर किया, और क्या क्या चीज़ें आपको लगती है सबसे क्रुशियल है मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि मेंस में पूरा गेम होता है अपनी कॉपी दूसरे व्यक्ति से बेहतर बनाने का, और बेहतर नहीं बोलूँ मैं, डिफरेंट बनाने का बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी।
तो मेंस में आप जिस जिस एग्जाम जो पेपर होते हैं, जैसे हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आप क्या अलग कर सकते हैं जो दूसरे व्यक्ति नहीं करते हैं। तो कॉपी जब, चूंकि आप देखती हैं कि 13,000 14,000 लोग मेंस लिखते हैं, जैसे अभी रिजल्ट आया तो 13,500 लोगों ने मेंस अपीयर किया, उसमें से लगभग 30 गुना बच्चे हैं। उसमें से एक कॉपी सिलेक्ट होती है सिलेक्शन के लिए, और जो रैंक आपको चाहिए उसके लिए तो और ज़्यादा कंपटीशन हाई हो जाता है। तो आप अपनी कॉपी, जैसे हिस्ट्री के लिए मेरा सब्जेक्ट चूँकि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ग्रेजुएशन में रहा है, तो मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे बताया था कि हिस्ट्री के जब भी आंसर लिखे जाएं तो ऊपर इंट्रोडक्शन में उस काल का जो साहित्य होता है, जैसे आप अकबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही हैं तो अकबर के काल में जो अकबरनामा पुस्तक है, तो आप इंट्रोडक्शन में एज अ रिसोर्स, मतलब सोर्स उसको यूज करें कि अकबर के काल की टोटल जानकारी हमको अकबरनामा से मिलती है। अशोका अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आप यूज करें कि उसके जो शिलालेख है, अभिलेख है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। मौर्य काल में अर्थशास्त्र का, तो एक जो हर काल का एक रिसोर्स है, मतलब उस काल की जानकारी हमको जहाँ मिलती है। दूसरी चीज, हिस्ट्री में हमको लगता है कि वो पूरी सब्जेक्ट हिस्ट्री का इतिहास है, उसको हम करंट से जोड़ते ही नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे अपनी सिंधु सभ्यता आई, तो उसका जो अर्बन प्लानिंग का सिस्टम है वो आज हमारी स्मार्ट सिटी मिशन से वो लिंकेज हो सकता है। उसमें जो स्वच्छता का मॉडल अपनाया गया था, तो वही अपना स्वच्छ भारत मिशन। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज, ऐसी चीज़ों को आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ये रखा था कि वैदिक कल्चर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो अपने आप में सिर्फ सफिशियंट, मतलब अर्थव्यवस्था थी, वो आत्मनिर्भर थी। मैं उसको यूज करता था आत्मनिर्भर भारत अभियान से। अशोका का अगर कोई क्वेश्चन आया, गांधी जी का कोई क्वेश्चन आया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का कोई क्वेश्चन आया, तो उसको मैं, चूंकि रशिया यूक्रेन युद्ध उस समय चल रहा था और मॉब लिंचिंग की घटनाएं, सांप्रदायिकता की घटनाएं चलती रहती हैं, तो हम उसको एज ए निष्कर्ष, कंक्लूजन पॉइंट में यूज करेंगे कि जैसे जो अहिंसा का सिद्धांत है, अशोक की धम्म की जो पॉलिसी है, इन चीजों का एक सोल्यूशन हो सकती है। बिल्कुल। तो वो पॉइंट, चूंकि निष्कर्ष बिंदु वो होता है कहीं किसी आंसर का कि जहां पर परीक्षक नंबर रखता है, अगर उसको करंट की घटनाएं मतलब दिखती है ना, तो उसको लगता है कि नहीं, इसको 1 नंबर ज्यादा दे दिया जाए, ये अच्छा लिख रहा है, मतलब करंट से लिंकेज कर रहा है। सर, और हिस्ट्री को हम बहुत स्टैटिक समझ लेते हैं, जबकि उसे डायनामिक करना चाहिए, जबकि उसको भी डायनामिक होना ही चाहिए, बिल्कुल। और दूसरा, जैसे ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री में मैपिंग का यूज एक कॉपी डिफरेंट बनाने का एक नया तरीका हो सकता है कि जैसे आ गया भील विद्रोह या कि मोपला विद्रोह, तो बात कंटेंट तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जा रहा है उसको पता ही होता है कि भील विद्रोह क्या चीज है, मोपला विद्रोह कहाँ है। आप अपनी कॉपी को डिफरेंट बनाएंगे, वो मैप बना के प्रेजेंटेशन वो स्किल होगी कि आपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि मोपला ये प्लेस है केरला में, यहाँ पर ये विद्रोह हुआ था 100%। तो ये पॉइंट एक हो सकता है। ज्योग्राफी में मैपिंग का यूज तो एक रामबाण, ज्योग्राफी मतलब मैंडेटरी, अनिवार्य है। एक चीज पर और पेपर फर्स्ट में फोकस करूंगा, वाटर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट पर। तो ये चीज एक ऐसी चीज है कि जिस पर मार्केट में जो मटेरियल है वो काफी स्टैटिक दिया हुआ है और करंट से उसको बहुत ज्यादा जोड़ा नहीं गया है। तो उस पर मैं हमेशा ये काम करता था कि गूगल आउट करता था वेबसाइट्स जैसे इंसाइट्स ऑन इंडिया, विजन आईएएस, बायजूस पे, उसमें जो हमको बेस्ट चीज मिलती थी और जहाँ जहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हलमा कैंपेन चलता है और रालेगन सिद्धि, मतलब अन्ना हजारे जी का जो प्रोजेक्ट था वाटर सेट मैनेजमेंट को लेकर, बहुत शानदार रहा है। तो उस चीज को मैं ब्रैकेट में यूज करता था अपनी कॉपी में कि हाँ, वाटर मैनेजमेंट के लिए यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट के लिए आप 5-5 मिनट की 3-4 वीडियोस देखनी मोदी जी की, उसमें शानदार आपको कीवर्ड्स मिलेंगे जो कहीं भी आप यूज करेंगे ना तो दूसरी कॉपी से एक अलग वे आपको मतलब वो करेंगी, मिलेंगी। मोदी जी की स्पीच में हर टॉपिक में आप यूज कर सकते हैं, जैसे वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे मैंने एक बार सुना था कि आपदा विक्टिम टू आपदा वॉलंटियर हमको बनना है। वो देते रहते हैं कि जल सखी हो गया, जल मित्र हो गया, जल सखी सहेली हो गया, आपदा मित्र हो गया। इससे ये भी समझ में आता है आप एक्चुअली कितने अवेयर हैं आसपास की चीजों को लेकर, आप कितना देखते हैं। हाँ, यही आपकी कॉपी को डिफरेंट बनाता है। बिल्कुल। वही तो बच्चे पूछते रहते हैं, हमने लिख दिया आप क्या करें, उसे आप रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, उसमें आप फैक्ट्स डालिए, डेटा डालिए, कीवर्ड्स डालिए, और यही तरीका है आपके आंसर को इम्प्रूव करने का। अगर मेंस में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ऐसे इम्प्रूव हो सकता है। सर, अगला सवाल मेरा ही है आपसे सर, कि आपने एक ही एग्जाम दिया पूरी लाइफ में और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपने बहुत ही अच्छे से इसमें यूँ कहते हैं कि झंडे गाड़ दिए। तो सर, इसके पीछे क्या है? जैसे मैंने तो सर काफी सारे एग्जाम्स दिए, आपने एक ही दिया, तो सर आप इसमें अपना विचार व्यक्त कीजिए कि बच्चों को किस तरह से फोकस रहना चाहिए। देखिए, मतलब एक एग्जाम में मैं फोकस रह पाया, इसके पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत मेरा परिवार, मेरी मम्मी और मेरे बड़े भैया रहे हैं। उन्होंने, मतलब जब मैं
अपने गांव से सीधी पढ़ने के लिए आया था, तो उनका एक ही था कि अपने लड़के को मुझे कलेक्टर बनाना है। बहुत ज़्यादा पता नहीं होता अपने ग्रामीण जी, क्षेत्र जी। में, तो बस एक सपना सा मतलब बचपन से ही मतलब भर दिया गया था कि मतलब इसको यही करना है। तो 11th में जैसे मुझे आर्ट्स लेना था, लेकिन कुछ पारिवारिक दायित्व होते हैं और पारिवारिक कारण प्रेशर होते हैं कि अब बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको आर्ट्स ले रहा है, तो एक सोसाइटी का प्रेशर था। तो मैंने उस दौरान तो पीसीएम लिया, मार्गदर्शन मिला मुझे 2-3 लोगों का कि इसका भी रोल कुछ न कुछ है। फिर मैंने बीए में अपने मन का मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी सब्जेक्ट चूज किया, और जो सिविल सर्विसेज में काम आते हैं। फिर मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू 2016 से किया, जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। 2019 आते आते मेरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, पूरी मतलब टेस्ट सीरीज में लिख रहा था, हर व्यक्ति के साथ अटेम्प्ट कर रहा था। उस दौरान मेरी एज नहीं हो पाई थी, अंडर एज था मैं 2019 में। लेकिन उस दौरान मुझे बहुत काफ़ी दुख लगा था कि मैं मतलब अंडर एज हो गया, और एग्ज़ाम लिखने का जैसे ये होता है ना कि थाली परोसी गई है, आप उसको खा नहीं पाते। तो एक सिलेक्शन हो नहीं हो, लेकिन एक लगता तो है कि हम एग्ज़ाम ही अपीयर नहीं कर पा रहे हैं। उस दौरान अपने आप को नियंत्रित रखा, और एक सबसे बड़ा बैकअप सपोर्टिंग ऑप्शन था मेरे भैया। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, आप अपने आप को मोटिवेट रखें, और जब भी वक्त आएगा तो थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि डिले हो जाए, डिनाई नहीं होगा। 2020 का मैंने एग्ज़ाम दिया, वो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन पे एग्ज़ाम हुआ था, कोविड का दौर चल रहा था उस टाइम पे। और मेरा हमेशा से रहता था कि अपने मेंस को आप इतना मजबूत कर लें कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट ना आए। सर, तो इसमें आपका क्या कहना है कि लक फैक्टर एक होता है सर इंटरव्यू या देखिए, इंटरव्यू का तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने कर्म पर आप विश्वास रखें। आप जितने निष्काम भाव से आप कर्म करेंगे, जितने कठिन परिश्रम से, उसका आपको पे बैक ज़रूर होता है, और मतलब अच्छे से पे बैक होता है। तो आपका जो संघर्ष का टाइम है, वो आप उसको एंजॉय करिए। और एंजॉय व्यक्ति मुझे कहने में तो बहुत आसानी लग रही है कि एंजॉय करना चाहिए, एक बहुत कठिनाई वाला पल होता है। तो लक पर विश्वास, देखिए कहते हैं कि लक होता है, हाथों की लकीरों में लिखा होता है कि ये व्यक्ति कलेक्टर बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन वो लोग भी तो होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, उनके लिए क्या भाग्य की बात करेंगे, उनके तो लकीरें ही नहीं। सर, मुझे लगता है कि आप जितना परिश्रम करते हैं, बिल्कुल भाग्य भी आपका उतना ही साथ बिल्कुल देता है। एक कहावत थी, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। बिल्कुल तो मुझे लगता है जो इंसान बोल्ड है, अपना रास्ता बनाना बिल्कुल, जानता है, बिल्कुल। फॉर्चून भी उसी का फेवर बिल्कुल, करता है। बिल्कुल तो लक तो आप सोचे ना, आप बिल्कुल। हार्ड वर्क की तरफ ही ध्यान दें। बिल्कुल, जी जो चीज़ आपके हाथ में है, आप कर्म पर अपने विश्वास रखिए, भाग्य खुद न खुद आ जाएगा। जी, बिल्कुल, अगर कर्म आपके पवित्र होंगे, स्ट्रांग होंगे और बहुत प्रभावी होंगे, तो भाग्य की जो रेखाएं हैं वो चेंज हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक कहानी मैंने पढ़ी थी विक्रमादित्य की, उन्होंने उस चीज़ को मतलब बहुत अच्छे से किया था कि कर्म और पुरुषार्थ जो आप करते हैं, उसके द्वारा भाग्य को भी पलटा जा सकता है, अगर भाग्य नाम की कोई चीज़ होती है तो एक चीज़ है। अब एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे बोलूँगा कि इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके लिए आप क्या फाइनल बोलना चाहेंगे कि वो बच्चे कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाएँ? फाइनल इस सिलेक्शन का राज क्या है? मतलब फाइनल एक शब्द में आप बोलिए, कीवर्ड क्या है इस एग्ज़ाम को निकालने का? क्या सर, मैं चीज़? अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ और सबको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपका कोई एक मंत्र है तो वो है एवरीडे। जो भी करें आप, वो हर दिन करें। पढ़ाई कर रहे हैं, हर दिन करें। एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर दिन करें। बिल्कुल। तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, और सर, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, हार्ड वर्क, पेशेंस, सब कुछ। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बिल्कुल। एक मंत्र है जो हम फॉलो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछ नहीं पाया आपसे, जो शायद सबसे पहले पूछना चाहिए था, कि आपने इतने सारे एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया, तो आपको फीलिंग कैसी आ रही है? जैसे एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ, पहले डिमोटिवेशन का पल रहा होगा, तभी आपने बहुत सारे एग्ज़ाम को ट्राई किया। उसके बाद जब बैक टू बैक रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें सिलेक्शन हो रहा है, इसमें सिलेक्शन हो रहा है, जो एग्ज़ाम में आप पेपर अपीयर करी थी उसमें सभी में सिलेक्शन हुआ, तो उसकी फीलिंग तो मुझे पता है कि वो शब्दों में तो नहीं बयां की जाएगी, लेकिन आप कैसा महसूस कर रही हैं? अब तो आप कुछ उस बारे में बताएं। काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। एक माता पिता के चेहरे पे जो गर्व दिखता है सर, वो सबसे अच्छी फीलिंग होती है। पर साथ ही मैं ये भी फील कर रही हूँ कि मेरे जो प्रयास थे वो सही दिशा में थे, और मुझे अभी और करना है। मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ और हमेशा शायद रहूंगी, तो मुझे लगता है ये सही दिशा में प्रयास है, इस चीज का इंडिकेटर है। बिल्कुल, हमेशा व्यक्ति को एक स्टूडेंट की तरह आजीवन जीवन व्यतीत करना चाहिए, और मेरी बेस्ट विशेष है आपको कि आप अपने लक्ष्य में जल्द से जल्द चयनित हो। जो आपका उद्देश्य है राज्य सेवा परीक्षा का सर्वोच्च पद पाने का, जी जी। वो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगी, ऐसी बेस्ट विशेष है।
प्रज्ञा जी, आप ये बताइए कि मेंस में करंट अफेयर्स का रोल, प्रीलिम्स में तो हर कोई पढ़ता ही है, करंट अफेयर्स का सेक्शन ही रहता है, लेकिन मेंस में कहीं क्लियर लिखा नहीं कि समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसमें करंट अफेयर्स का क्या रोल है जो दूसरे व्यक्ति से हमको डिफरेंट बनाता है? तो कुछ आप इस बारे में बताएं तो बेहतर रहेगा। सर मेंस का आंसर बेहतर करने में, जैसे बिल्कुल कि कीवर्ड्स बिल्कुल फाइनलाइज करने में, बिल्कुल जैसे सर आपने बताया था एक इंडिया एट 75, बिल्कुल इंडिया एट 100, बिल्कुल और सर इसके अलावा ऐसे ही जैसे आपने बिल्कुल बताया था मध्य प्रदेश टूरिज्म के बिल्कुल लिए जो कोट्स वगैरह मिलते हैं, हमें रेडियोज में मिल जाते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच में मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर इस तरह की कुछ चीज़ें हमें करंट से मिलती हैं। दूसरा, हमें सर डेटा मिलता है बिल्कुल जो कि करंट इंपॉर्टेंस का होता है, एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे बिल्कुल एथिक्स के एग्जाम्पल्स आपने बिल्कुल बताए। फिर सर हम जुडिशियल सुप्रीमेसी और ओवर रीच और बिल्कुल एक्टिविज्म की बात कर रहे थे बिल्कुल सर, उसमें भी हम डाल सकते हैं। बिल्कुल इसके अलावा ज्योग्राफी और पॉलिटी में भी और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में भी हमें बिल्कुल डेटा मिलता है बिल्कुल सर। तीसरा, आजकल जो कुछ प्रश्न उठकर आ रहे हैं, जैसे कि एक सवाल अभी इसी साल 2021 के मेंस में बिल्कुल आया हुआ है, नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति से बिल्कुल संबंधित, वो और कहीं नहीं मिलेगा सर, आपको सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे में बिल्कुल ही मिलेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बिल्कुल और उससे डेटा निकालना, ये सब बिल्कुल। करंट अफेयर्स का पार्ट है सर। अभी रिसेंट ट्रेंड देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे से कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी अभी पिछली बार जब 2020 का एग्जाम हुआ था, उसमें मसाला क्षेत्र विस्तार योजना आई थी और एक एफपीओ का क्वेश्चन आया था। जी वो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे से ही डायरेक्ट पिक किए हुए क्वेश्चन है। अभी इकोनॉमिक सर्वे में 2022 की जो नवीकरणीय ऊर्जा नीति आई थी, वो भी सेम टू सेम मतलब कॉपी की हुई आई थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हर चीज को आपको एग्जांपल्स मिलते हैं और डेटा मिलता है कि एजुकेशन पर है तो बिल्कुल। अपना ग्रॉस कितना एनरोलमेंट है रेशियो अभी? कितना है, हम्म पहले कितना था, पहले कितना था, पर कैपिटा इनकम पर कितनी कैपिटा इनकम इंक्रीज कितनी हुई, है। उससे हम इकोनॉमिक बिल्कुल स्टेटस का बिल्कुल लगा सकते बिल्कुल। हैं। एक मतलब ऐसा आता है क्वेश्चन रिसेंट में कि खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश की कौन सी कौन सी रैंकिंग है, रैंक कोयला में कौन सी है? रैंकिंग है। अपने आंसर में करंट अफेयर्स को अगर आप यूज करते हैं तो वो 3 मार्कर में तो डायरेक्ट आपको लाभ पहुंचाता ही है, लेकिन जो आप आंसर 11 मार्कर का अटेम्प्ट करती हैं तो वहाँ भी आप काफी लाभ मतलब मिलता है। तो अब एक अप्रोच चेंज होनी चाहिए करंट अफेयर्स की तरफ। अगर एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको भी एक करंट अफेयर्स की तरफ मतलब झुकाव चाहिए। हमको करंट अफेयर्स को एक बार मेंस के एग्जाम के लिए निगलेक्ट नहीं करना बिल्कुल चाहिए। सर सब वही आंसर लिख रहे होते हैं, तो हमारा आंसर अलग कैसे होगा? बिल्कुल। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू सर। कुल मिला के मेंस गेम होता है आपका दूसरे से कॉपी को अपने कॉपी से डिफरेंट बनाने का। दूसरे से आप जितना डिफरेंट बनाएंगे आप उतना, डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, बस राइट डायरेक्शन में डिफरेंट बनाइए, इफेक्टिव बनाइए आप उसको। और आप एक चीज इंग्लिश मीडियम के लिए एक बहुत ज़्यादा समस्या रहती है बुक लिस्ट और रिसोर्स को लेकर। अगर आपने जो चीज़ फॉलो करी बुक लिस्ट में, वो अगर आप बता पाएंगे तो इंग्लिश मीडियम के जो हमारे साथी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मदद हो पाएगी। क्योंकि एमपीपीएससी में मतलब ना चाहते हुए भी ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि खास करके एमपी के लिए इफेक्टिव मटेरियल नहीं उपलब्ध है जो इंग्लिश में हो, जो बहुत ज़्यादा काम करे मतलब स्टूडेंट्सों में। तो सर आप बिल्कुल, ये बात उस बारे सही में है। बताइए। सर मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं सब हिंदी की बुक से पढ़ करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बनाए हैं, क्योंकि बिल्कुल अवेलेबिलिटी कम है। बिल्कुल लेकिन सर अभी रिसेंटली मार्केट में कुछ मटेरियल उपलब्ध है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मैंने एंशियंट और मिडिवल पढ़ी थी तमिलनाडु एनसीईआरटी से, बिल्कुल क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी मैं। तो सर उससे मैंने अपने नोट्स बनाए। इसके अलावा मॉडर्न स्पेक्ट्रम से सभी पढ़ते हैं, वहाँ से मैंने भी पढ़ी, उसके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए। सर एमपी मैंने पढ़ी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से, बिल्कुल और वो हिंदी में ही है, हिंदी में ही पढ़ी, हिंदी में ही नोट्स बनाए बिल्कुल और उसको इंग्लिश में लिखने का ट्राई किया बिल्कुल आंसर राइटिंग के थ्रू। बिल्कुल सर रियासत के भी मैंने छाट छाट के गूगल से, और आप कुछ मटेरियल निर्माण आईएएस का ले लिया आपने, बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल कलेक्ट करके कंपाइल बिल्कुल करके बनाते हैं। इसके अलावा सर ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो माजिद हुसैन से पढ़ी मैंने इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिल्कुल वो आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। और अगर हम वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट देखें तो विजन आईएएस के डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स आते हैं, बिल्कुल उससे आप पढ़ सकते हैं। एमपी आपका उसी में कवर हो जाएगा। इकोनॉमी की अगर हम बात देखें तो निर्माण आईएएस की एक बुक आती है, एचआरडी और हेल्थ एनर्जी एनवायरनमेंट, इन सब के लिए निर्माण की बुक आती है, बिल्कुल बेनिफिशियल है। बिल्कुल और सोशियोलॉजी के लिए दृष्टि आईएएस के नोट्स पढ़े हैं। बिल्कुल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा है बेसिक, और सर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी निर्माण आईएएस की बुक आती है, उसी से आप छाट करके बना सकते हैं, या आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं।
एथिक्स के लिए दृष्टि आईएएस की बुक आती है, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ना बिल्कुल। चाहें। हिंदी में चंचल जैन, और निबंध के लिए निबंध दृष्टि करके एक हिंदी में दृष्टि आईएएस की बुक आती है, बिल्कुल। वो भी अच्छी है सर। बिल्कुल। और संपादकीय जो आपका न्यूज़पेपर्स का होता बिल्कुल। है वो अच्छा माना जाता है सर। बिल्कुल। और इन सब के साथ टेस्ट सीरीज। पेपर 3 के लिए कुछ जैसे साइंस का एक मतलब खौफ रहता है लोगों में, तो आपने साइंस पेपर 3 के लिए स्पेशल क्या फॉलो किया, जैसे फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स के लिए, बायो के लिए आपके क्या रिसोर्स रहे? और बाकी यूनिट तो सामान्यतः मिल ही जाती है। कंप्यूटर के लिए आप विशेष तौर पर भी प्रयास डालें कि कंप्यूटर में एक हिंदी माध्यम के लिए तो परीक्षा मंथन एक मानक किताब है ही। तो एक इंग्लिश मीडियम में आपने क्या यूज किया? पूरा पेपर 3 का एक बार मैटर आप एक बार अगर बता देंगे तो। सर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं, तो मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी से ही केमिस्ट्री पढ़ी है और उसी से बेसिक नोट्स बना लिए मैंने खुद के। अगर बायो देखें तो सर बायो भी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप लूसेंट से पढ़ें, या अरिहंत की साइंस की बुक आती है सर, वो काफ़ी अच्छी है, उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अरिहंत की इंग्लिश मीडियम में ही आती है, वो अच्छी बुक है, वो आप बायोलॉजी उससे पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था मेरा। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए मैंने परीक्षा मंथन से ही पढ़ा है सर। और उसको अरिहंत के साथ मिक्स करके, अरिहंत इंग्लिश थी उसके साथ मिक्स करके, और मैंने सेल्फ नोट्स बना लिए। इसके अलावा उसमें आता है हेल्थ, एनर्जी, इन्वायरमेंट, ये जो 3 यूनिट्स हैं, इसको मैंने निर्माण आईएएस की बुक से किया है। जियोलॉजी मैंने इंटरनेट और एनसीईआरटी से। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने सभी रिसोर्स हैं वो आपने बताया, और इससे मुझे लगता है कि काफ़ी मदद मिलेगी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को। और एक फाइनल क्वेश्चन ये चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अब जैसे मेंस एक एग्ज़ाम हो गया, काफ़ी टफ हो गया है और लगभग 30 गुना बच्चे अपीयर करते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए मतलब लोगों को कि मेंस एग्जाम में उनको अपने पहले प्रयास में या कि सक्सेस मतलब मिल जाए, कि क्या क्या बारीकियां रखनी चाहिए अपने को मेंस जब आंसर राइटिंग करते हैं? क्या है कि लोग सजेस्ट कर देते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। बेशक टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन टेस्ट सीरीज उस बच्चे के लिए होती है जो पहले से अपने मेंस का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट कर चुका है, उसके पास शॉर्ट नोट्स वगैरह है। लेकिन अब बच्चा पहले तैयारी करने आया, उसने कहीं सुना होगा कि इस टॉपर ने टेस्ट सीरीज का रिकमेंड किया है, अब वो अपना सिलेबस पूरा करने के बजाय वो टेस्ट सीरीज में जा रहा है। तो उस पर आप कुछ प्रकाश डालें कि मेंस में क्या क्या ऐसी बारीकियां होनी चाहिए सोर्स को लेकर, और कि हमको इस सोर्स से बचना चाहिए, क्या कौन कौन सी एक आपके तैयारी के दौरान आपने बारीकियां रखी कि आपको सक्सेस मिली, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उस वक्त 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट सर, पीवाईक्यूज और सिलेबस। पीवाईक्यूज से आपको पता चलता है कि आपको किस तरफ जाना है और कहाँ तक जाना है। क्योंकि सर जैसे कि एक ये एग्जाम्पल है कि अशोक का धम्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय उसके युद्ध नीति के या विजय अभियान के। इसके अलावा सर अगर हम पॉलिटी की देखें तो प्रेसिडेंट और जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो प्रीलिम्स में तो हैं पर मेंस में नहीं है, तो उनका मेंस में पढ़ने का कोई यूज नहीं है। तो जब आप मेंस की तैयारी एक्सटेंसिव कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यूज अपने सामने रखने हैं और बिल्कुल उनको प्रिंट आउट करके आप रख लें और उन्हीं के अकॉर्डिंग मूव करें। सिलेबस आपको ये बताता है कि आपको क्या चीज नहीं पढ़नी है। जैसे इकोनॉमी हमारे सिलेबस में काफी छोटी है, तो आपको इकोनॉमी पूरी नहीं पढ़नी, रमेश सिंह उठाकर नहीं लाना। तो सर सिलेबस भी हमारा एक गाइड होता है और उसको लेकर के ही आपको आगे बढ़ना है, तभी आप सिलेक्टिव स्टडी कम समय पर अच्छे से कर पाएंगे, वरना आप भटकते ही रह जाएंगे। बिल्कुल, ये शॉर्ट नोट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है कि आप अपने सिलेबस पर स्टिक रहे। जी। और जो पॉइंट्स सिलेबस में लिखे गए हैं कम से कम वो पॉइंट्स तो आपके कवरेज हो। जैसे पहले टॉपिक हुआ करता था राज्य एवं केंद्र की विधायिका एवं राज्य एवं केंद्र की कार्यपालिका, अब वो टॉपिक अपने एमपीपीएससी के सिलेबस से हट गया है। अब वो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आज भी मतलब व्यक्ति पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट से तैयारी करना स्टार्ट करता है और उसको पढ़ता है, अपने नोट्स में लिखता है। इससे नोट्स हमारे जो होते हैं बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं और रिवीजन के दौरान सबसे ज़्यादा इशू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप पेपर फर्स्ट दे के आते हैं तो आपके पास टाइम मेंस के लिए, सेकंड पेपर के लिए बहुत कम रहता है रिवीजन करने का। उस दौरान आप वही चीज़ रिवीजन कर सकते हैं जो चीज़ एग्जाम में जो रिलेवेंट है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो वो चलेगा, क्वेश्चन आ जाए, इससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम जनरल एग्जाम है और आप
हर पेपर में कुछ अच्छा करते हैं तब सिलेक्शन मतलब ज़्यादा बेहतर होता है। किसी एक पेपर पर स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। और अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन लगभग 10 से 20% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रिपीट होते हैं बीपीएससी में। जैसे पिछली बार जो सिलेक्टिव एग्जाम आया तो इस बार भी आया है सर, सही बात अभी अभी एसडीआर था पिछली बार, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, तो इस बार भी आया है मेरे हिसाब से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, तो अपने सिलेबस को मतलब ध्यान से पढ़िए आप और सिलेबस पर स्टिक रहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नोट्स एक शॉर्ट नोट्स के रूप में रहेंगे और आप इफेक्टिव रिवीजन कर पाएंगे और आप अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। भटकाव नहीं रहता इससे। जी, बेस्ट विशेष सभी को। प्रज्ञा जी आपका भी, बिल्कुल सबको, सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट। ओके।